जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस क्लास में हम साइंस अर्थात विज्ञान के जितने भी प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन पेपर हुए हैं उन सभी के लघु उत्तरी क्वेश्चनों को कवर करेंगे। साथ ही हमने बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरी की क्लास करवा दिया है। जिन लोगों ने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो पहला लघु उत्तरी क्वेश्चन है, कह रहा है कि पदार्थों के पृथक्करण से आप क्या समझते हैं। पृथक्करण की किन्हीं 4 प्रमुख विधियों के नाम लिखना है। तो आपसे पूछा है कि पृथक्करण से आप क्या समझते हैं और पृथक्करण की 4 विधियों का उल्लेख कीजिए। तो बता दें, पृथक्करण आपकी हेडिंग पड़ेगी। तो पदार्थों के मिश्रण में से एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से पृथक करना ही पदार्थों का पृथक्करण विधि कहलाती है या पृथक्करण कहलाता है। कहने का मतलब एक किसी भी मिश्रण से किन्हीं 2 पदार्थों को अलग अलग करना ही पृथक्करण कहलाता है। और पृथक्करण की 4 विधियां निम्नलिखित हैं। पहली आपकी हस्त चयन विधि। इस विधि में अनाज से पत्थर, भूसे आदि के कणों को हाथ से चुन करके अलग किया जाता है। दूसरी आपकी विधि होती है थ्रेशरिंग विधि। तो थ्रेशरिंग विधि में क्या होता है, यह डंडियों या अन्य कणों को अलग करने की प्रक्रिया है। इसमें खंडों से पीटकर या थ्रेशरिंग मशीन द्वारा अन्य कणों को पृथक किया जाता है, अर्थात अनाज को पृथक किया जाता है। अगला है आपका फटकना। तो फटकने से केवल हल्के अवयव ही दूर होते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो गेहूं को सूप से फटका जाता है। सूप के द्वारा गेहूं को फटकने से हल्का भूसा सूप से बाहर गिरता है। और अगली आपका विधि है चालन। तो इस विधि में छोटे कणों तो चलनी के छिद्रों से निकल जाते हैं, जबकि बड़ी अशुद्धियां चलनी में ही रह जाती हैं। तो ये आपकी चालन विधि है और ये 4 प्रकार की विधियां होती हैं पृथक्करण की। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भोजन एकत्रीकरण हेतु मूसला जड़ों में होने वाले रूपांतरण के प्रकारों का उदाहरण सहित बताइए। तो आपसे पूछा है कि भोजन के एकत्रीकरण हेतु मूसला जड़ों में होने वाले रूपांतरण के प्रकारों का उल्लेख आपसे पूछा है। तो बता दें, भोजन एकत्रीकरण हेतु मूसला जड़ों में होने वाले रूपांतरण निम्न प्रकार हैं। पहला आपका मूसला जड़। तो ये संचित खाद्य के कारण फली हुई, गूदेदार और विभिन्न प्रकार की होती है। ठीक है दोस्तों। और दूसरा आपका अगला बनेगा कि शंकुरूपी। तो शंकुरूपी में क्या होता है, यह जड़ से ऊपर से चौड़ी फिर नीचे से पतली होती हैं, जैसे गाजर की। अगला है आपका कुंभी रूप। तो इस प्रकार की जड़ों में ऊपर का भाग घड़े के समान फूला और निचला भाग एकदम पतला हो जाता है, जैसे सलजम। अगला है आपका तर्क रूप। तो तर्क रूप वाले जड़ कैसे होते हैं, इस प्रकार की जड़ मध्य से फली हुई परंतु दोनों शीर्ष तथा आधार में पतली होती हैं, जैसे मूली। और बात करें अगला पॉइंट की गांठदार जड़ की, तो ये यह फली हुई गूदेदार होती हैं परंतु कोई निश्चित आकार इनका नहीं होता है, जैसे मटर, सेम इत्यादि की जड़ें। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं। पत्ती द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण से समझाइए। तो आपसे पूछा है कि कायिक प्रवर्धन क्या होता है और इसको उदाहरण सहित आपको बताना है। तो बता दें, कायिक प्रवर्धन का जनन एक ऐसी विधि है जिसमें पौधे के शरीर का कोई भी कायिक भाग जैसे जड़ तथा पत्ती आदि द्वारा नए पौधे का पुनर्जन्म कायिक प्रवर्धन कहलाता है। उदाहरण के तौर पर देखें, अजूबा पहली आपका बनेगा। तो बता दें, अजूबा के पौधे की पत्तियों के किनारों से पायकाए उत्पन्न होते हैं जो मृत पौधे से अलग होकर के नए पौधे का निर्माण करते हैं। अगला आपका है आलू।
तो आलू की अगर बात करें तो आलू के कंद में उपस्थित पार्श्व संधियाँ कायांत्रिक प्रवर्धन में जो है सहायक होती हैं। पार्श्व संधियों में कलिकाएँ स्थित होती हैं तथा प्रत्येक कलिका नए पौधे को जो है जन्म देती है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि किसी वस्तु का रेखीय संवेग कब संरक्षित रहता है, स्पष्ट कीजिए। तो बता दें, रेखीय संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल न लगा रहा हो तो उस निकाय का जो है संपूर्ण रेखीय संवेग नियत रहता है। माना कि किसी निकाय पर जो है एफ बल जो है डेल्टा टी समय अंतराल पर लगाया जाता है तो उसके संवेग में परिवर्तन डेल्टा पी हो जाता है। तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार एफ बराबर डेल्टा पी अपान में डेल्टा टी। यदि कोई बाह्य बल बराबर यानी कि 0 लग रहा है तो एफ बराबर 0 हो तो आपका ये डेल्टा पी अपान में डेल्टा टी इक्वल टू 0 के हो जाएगा। यदि डेल्टा पी बराबर 0 तो पी की वैल्यू डेल्टा पी के स्थान पर रखेंगे तो पी जो है आपका नेतांक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला है तत्व तथा यौगिक में अंतर लिखिए। तो आपसे तत्व तथा यौगिक में अंतर पूछा है। तो बता दें, एक तरफ आपका पड़ेगा तत्व और दूसरी तरफ आपका रहेगा यौगिक। तो तत्व में आपका रहेगा तत्व एक प्रकार के परमाणु से मिलकर के बना होता है, जबकि यौगिक जो है विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। और तत्व में फिर आएंगे तो तत्व को विभाजित कर कोई नया तत्व प्राप्त नहीं किया जाता है, जबकि यौगिक को विभाजित कर नया तत्व जो है प्राप्त किया जाता है। आइए देख लेते हैं इसके अन्य अंतरों को। तत्व में सूक्ष्म कण उनके परमाणु होते हैं, परंतु जो है यौगिक के सूक्ष्मतम कण के उनके अणु होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, तत्व में परमाणु होते हैं और इसमें जो है अणु में यौगिक में अणु होते हैं। और बता दें, चौथा आपका अंतर होगा अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 119 है, जबकि यौगिक लाखों की संख्या में उपलब्ध हैं। ठीक है, पांचवा पॉइंट आपका होगा अंतर, अधिकांश तत्व जो है प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, जबकि यौगिक प्राकृतिक में भी पाए जाते हैं तथा उनके यौगिक प्रयोगशालाओं में भी बनाए जाते हैं। तो कहने का मतलब यौगिक जो है दोनों प्रयोगशालाओं द्वारा और प्राकृतिक दोनों द्वारा जो है बनाए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि दोलन तथा कंपन गति में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपको पूछा है कि दोलन तथा कंपन गति में उदाहरण सहित अंतर जो है स्पष्ट करना है। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी दोलन। तो बता दें, जब कोई वस्तु समय स्थिति के इधर उधर गति करती है तो वस्तु की यह गति जो है दोलन गति कहलाती है। दोलन एक तरह की आवर्ती गति है। जैसे झूला झूल की गति जो है, झूला में क्या होता है कि झूला ऐसे ऐसे आता जाता रहता है। इसी प्रकार घड़ी में पेंडुलम की गति, वो भी जो है जो पेंडुलम होता है वो इस तरह आता जाता रहता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कंपन गति की। तो कंपन गति, जब कोई पिंड अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर गति करते हैं तो इसे कंपन गति कहते हैं। कंपन गति को किसी वस्तु के आगे पीछे हिलने डुलने, ऊपर नीचे चलने, स्पंदित होने आदि के रूप में वर्णित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, उदाहरण के तौर पे देखें, पेंडुलम की गति, झूले की गति और टनिक कांटा की गति, ये सारे के सारे जो है कंपन गति के उदाहरण हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बीजाणु की आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो आपसे बीजांड का नामांकित चित्र बनाने को कहा है। तो आप लोग देख सकते हैं, इसका चित्र जो है इस प्रकार से होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अब अगले नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे। इसके जो है लघु उत्तरी क्वेश्चनों को देखते हैं अगले नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर के। तो क्वेश्चन है, भोजन एकत्रीकरण हेतु तने में होने वाले रूपांतरण को उदाहरण सहित समझाइए। तो आपसे पूछा है कि भोजन में एकत्रीकरण होने वाले
जो है रूपांतरण को आपको समझाना है उदाहरण सहित। तो बता दें, भोजन एकत्रीकरण हेतु तने का मुख्य कार्य पत्तियों, पुष्पों एवं फलों को धारण करना होता है। जल एवं खनिज तथा कार्बनिक भोज्य पदार्थों का संवहन करना है। हरा होने पर जो है तना भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्तों, और तने में थोड़ी मात्रा में भोजन भी संचित रहता है। विशिष्ट कार्यों को संपन्न करने के लिए तने रूपांतरित हो जाते हैं। सामान्यतः तनों में भोजन संचय, कायिक जनन, बहुवर्षीयता प्राप्त करने हेतु, आरोहण एवं सुरक्षा हेतु रूपांतरण होता है। ठीक है दोस्तों, जिसमें जो है भोजन संग्रह के लिए मूसला जड़ों का रूपांतरण होता है और यह तर्क रूप, कुंभी रूप, शंकु रूप और कंदिल रूप की जड़ें होती हैं। अब आइए जानते हैं एक एक करके इनको। तर्क रूप में क्या होता है कि इसमें प्रारंभिक जड़ का ऊपरी भाग पतला, बीच का मोटा तथा नीचे का भाग पुनः पतला हो जाता है, जैसे मूली। अगला है शंक्वाकार। तो इस रूपांतरण में जो है प्राथमिक जड़ का ऊपरी भाग जो है मोटा होता है और नीचे की ओर यह धीरे धीरे पतला होकर शंकु का रूप बना लेता है। और अब बात करें कुंभी रूप की, तो इसमें जड़ का ऊपरी भाग मोटा, मसल और बहुत अधिक फूला हुआ होता है, जबकि निचला सिरा एकदम जो है पतला होता है, जैसे सलजम और चुकंदर। और कंदिल जड़ कौन सी होती हैं, तो इसमें जो है मिराविलिस में मूसला जड़ अनियमित आकार की होती हैं। इन्हें जो है ट्यूबर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बल से क्या अभिप्राय है, बल के विभिन्न प्रकारों का उदाहरण सहित संक्षिप्त वर्णन करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बताइए दोस्तों, बल से आप क्या समझते हैं। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी बल। तो बता दें, बल वो धक्का या खिंचाव जो एक वस्तु की विराम या समान गति की अवस्था को बदल देता है या बदलने का प्रयास करता है, उसे ही बल कहते हैं। कहने का मतलब बल वह भौतिक कारक है जो किसी भी गतिशील अवस्था को गति में ही और स्थिर अवस्था की वस्तु को स्थिर अवस्था में ही, और जब तक कि उसमें कोई भी बाह्य बल न लगाया जा सके। कहने का मतलब अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगी और कोई वस्तु अगर स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी, जब तक कि उसमें कोई भी बाह्य बल न लगाया जा सके। यही जो है बल की परिभाषा होती है। और अगर बात करें बल के यसाई मात्रक की, तो इसका यसाई मात्रक जो है न्यूटन होता है। और सीजीएस पद्धति में अगर आपसे पूछे तो इसका सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन होता है, तो याद रखिएगा। अब आइए जान लेते हैं बल के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी बल के प्रकार। तो पहला आपका होता है पेशी बल। तो यह बल जो है मांसपेशियों की क्रिया के कारण उत्पन्न बल होता है। दूसरा आपका होता है घर्षण बल। तो घर्षण एक विघटनकारी बल है जो गति की दिशा के विपरीत जो है कार्य करता है और वस्तु की गति के लिए प्रतिरोध प्रदान करता है। यह सतह के संपर्क का परिणाम होता है। बात करें अगले बल की, तो अगला आपका सामान्य बल होता है। तो बता दें, यह एक बल है जो सतहों के बीच संपर्क का परिणाम है। चूंकि यह बल विचाराधीन सतह पर लंबवत कार्य करता है, इसलिए इसे सामान्य बल कहते हैं। उदाहरण के तौर पे देखें, स्प्रिंग बल, वायु प्रतिरोध बल और तनाव बल, ये सारे के सारे जो है सामान्य बल के उदाहरण हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला है, कह रहा है कि ठोस, द्रव एवं गैस की आणविक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ठोस के अणु जो है क्या रहते हैं, बहुत ही पास रहते हैं। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी ठोस अवस्था। तो ऐसे पदार्थ जिनका आयतन तथा आकृति निश्चित होता है उसको जो है ठोस पदार्थ कहते हैं, जैसे लोहा, तांबा, पत्थर, बर्फ आदि। और ये जो है ठोस का जो है चित्र है, देख लीजिए। आइए देखते हैं द्रव अवस्था को। अब अगली हेडिंग आपकी पड़ेगी द्रव पदार्थ। तो वे पदार्थ जिनका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार जो है अनिश्चित होता है, उन पदार्थों को द्रव पदार्थ कहा जाता है। इन पदार्थों को जिस आकार के बर्तन में रखा जाता है
उसी का ये जो है रूप धारण कर लेते हैं और इनका जो है आयतन नहीं बदलता है, जैसे तेल, जल, दूध, पारा इत्यादि। कहने का मतलब जो भी तरल चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी इस अवस्था में आती हैं। उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, इसमें जो है इसके अणु ठोस की अपेक्षा जो है थोड़ा से दूर दूर होते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए जान लेते हैं अब गैसीय अवस्था को। तो आपकी अगली हेडिंग पड़ेगी गैस अवस्था। तो बता दें, वे पदार्थ जिनके आयतन एवं आकार दोनों जो है अनिश्चित होते हैं उन पदार्थों को गैसीय अवस्था कहते हैं। ये जिस बर्तन में रखे जाते हैं उन्हीं का आयतन और आकृति जो है ग्रहण कर लेते हैं। इसमें जो है वायु, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और सभी प्रकार की गैसें आती हैं और इसके अणु जो है अत्यधिक दूर दूर होते हैं। देख लीजिए, आप चित्र में देख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बेलन की लंबाई तथा वृत्त के व्यास का मापन किस यंत्र से किया जाता है, उसका नाम बताते हुए उस यंत्र का अल्पांक जो है लिखिए। तो बता दें, बेलन की लंबाई जो है कर्नियर वेलिपियर से मापी जाती है और वृत्त के व्यास के लिए वर्णिका का उपयोग किया जाता है। किसके जो है वर्णिका का उपयोग किया जाता है। अल्पतमांक का वह लघुत्तम मान है जिसे कोई यंत्र सही सही माप सकता है, या वह न्यूनतम मान है जिसे यंत्र द्वारा मापा जाता है। वर्नियर कैलिपर का जो है अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर के करीब होता है। ठीक है दोस्तों, तो नोट डाउन कर लीजिए। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि वाष्पन और क्वथनांक में अंतर बताइए। तो आपको बताना है कि वाष्पन और क्वथनांक में क्या अंतर होता है। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी वाष्पन। तो बता दें, सामान्य तापमान पर द्रव के भाप या वाष्प बनकर उड़ जाने की क्रिया को वाष्पन कहते हैं। इस प्रकार की वाष्पन की क्रिया प्राकृतिक तौर पर हमेशा होती रहती है। इससे द्रव की ऊपरी सतह वाष्प में धीरे धीरे बदलती रहती है। ठीक है दोस्तों, अब आपकी अगली हेडिंग पड़ेगी क्वथनांक। तो क्वथनांक क्या होता है जान लेते हैं। तो जब किसी द्रव का तापमान बढ़ते हैं तो एक निश्चित तापमान पर द्रव उबलने लगता है। द्रव के इस उबलने की क्रिया को क्वथनांक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वथनांक की प्रतिक्रिया के समय द्रव का वाष्प में वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है और इसके कुछ पॉइंट हैं। पहला आपका है, वाष्पन एक प्राकृतिक क्रिया है और निरंतर ये होती रहती है। वहीं क्वथनांक जो है की क्रिया के लिए एक निर्धारित ताप की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब क्वथनांक की क्रिया के लिए एक निश्चित ताप की आवश्यकता होती है। जैसे कोई भी द्रव 100% डिग्री सेल्सियस पर जो है उबलता है तो ये जो है क्वथनांक के कारण ही होता है। दूसरा आपका होगा, वाष्पन की क्रिया धीरे धीरे होती है परंतु क्वथनांक की क्रिया जो है तीव्र होती है। और तीसरा आपका पॉइंट है, वाष्पन पर वायु की आर्द्रता का प्रभाव पड़ता है जबकि क्वथनांक पर वायु की आर्द्रता का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है, ऊर्जा के नवीनीकरण तथा अवनवीनीकरण स्रोतों से आप क्या समझते हैं, उदाहरण से समझाइए। तो आपकी पहली हेडिंग पड़ेगी ऊर्जा के नवीनीकरण। तो बता दें, ऊर्जा के जो है नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन के वे साधन हैं जो एक बार लगातार उपयोग होने पर पुनः स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। उन्हें जो है नवीनीकरण ऊर्जा के संसाधन कहते हैं। जैसे इसमें वायु, सौर ऊर्जा, जल और वन की जो है नवीनीकरण संशोधन अर्थात वनी साधन जो लकड़ी होती है। कहने का मतलब किसी पेड़ को जो है ऊपरी से तना भाग से काट देते हैं तो वो पुनः जो है उत्पन्न हो जाता है, एक वृक्ष बन जाता है। तो ये जो है ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत हैं। अब बात करते हैं ऊर्जा के अनवीनीकरण स्रोतों की। तो बता दें, ऊर्जा के अनवीनीकरण स्रोत वे संसाधन होते हैं जो एक बार समाप्त होने पर
पुनः जल्दी उत्पन्न नहीं होते हैं, उन्हें ऊर्जा के अनवीनीकरण स्रोत कहा जाता है। इसके अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम, डीजल इत्यादि चीज़ें आती हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि पोषण के आधार पर पादप और जंतु में अंतर बताइए। तो आपको पादप अर्थात पौधे और जंतुओं में अंतर आपसे पूछा है। तो आपकी एक पहली हेडिंग पड़ेगी जंतु। तो बता दें, जंतुओं में पहला पॉइंट होगा जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण कर सकते हैं। दूसरा आपका जंतुओं में होगा यह पौधे तथा जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तीसरा आपका होगा इसकी वृद्धि कुछ विशेष आयु के पश्चात रुक जाती है जंतुओं की। और अगला आपका है उनमें पर्णहरिम नहीं पाया जाता है, इनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। ठीक है, जंतुओं में जो है कोशिका भित्ति नहीं होती है। अब आपका हेडिंग पड़ेगी पौधे। तो बता दें, पौधे एक स्थान पर क्या रहते हैं, स्थिर रहते हैं। कहने का मतलब ये इधर उधर घूम फिर नहीं सकते हैं। यह जो है सूर्य के प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो है अपना भोजन का निर्माण करते हैं और इनमें अनिश्चित तथा लगातार वृद्धि होती है। ठीक है, पौधे जो है लगातार वृद्धि करते रहते हैं। इनमें जो है पर्णहरिम पाया जाता है और इनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। याद रखिएगा, किससे? सेल्यूलोज की, पौधों की कोशिका बनी होती है। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पर। अब दोस्तों हम आ चुके हैं अगले नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे। अब ये जो है आपका, इसमें हम लघु उत्तरी क्वेश्चनों को केवल कवर कर रहे हैं। अति लघु उत्तरी और बहुविकल्पी प्रश्नों को हमने दूसरी क्लास में कवर कर लिया है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उन क्लासों को देख सकते हैं। तो क्वेश्चन है, एक सरल पत्ती का नामांकित चित्र बनाइए। तो आप लोग देख लीजिए चित्र को और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये आपका पत्ती का चित्र है और उसके भागों को भी दर्शाया गया है। ठीक है दोस्तों, ये पत्ती के बाह्य संरचना का चित्र है, तो याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अब जो है सरल पत्ती के बारे में जो है आप थोड़ा से लिख देंगे कि एक ऐसी पत्ती जिसमें कोई उप विभाजित पत्रक नहीं होता। सरल पत्तियों में एक सरल एलक लेनिमा जो है और एक डंठल होता है जो इसे मुख्य तने से जो है जोड़े रहता है। सरल पत्तियों की लेमिना में किसी भी गहराई तक चीरे हो सकते हैं, लेकिन ये मध्य सिरा या डंठल तक नहीं होते हैं। उदाहरण के तौर पे देखें, नाशपाती, आम, अमरूद, पपीता आदि चीज़ों की पत्तियां जो है इसके अंतर्गत आती हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बल को परिभाषित करते हुए उनके प्रकारों के नाम लिखिए। तो आप सभी को पता है कि बल की परिभाषा अभी हम पिछले वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे कवर किया है, तो यहाँ पर इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि एक जो क्वेश्चन रिपीटेड होंगे उनको एक ही बार बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, बार बार उसी क्वेश्चन को रिपीट करके क्वेश्चन आपका हम समय नहीं बर्बाद करना चाहते। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन से ठोस, द्रव एवं गैस में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये भी आपका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। हमने ठोस, द्रव, गैस तीनों के बारे में अलग अलग परिभाषाएं देते हुए उदाहरण सहित समझाया है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि स्वपरागण तथा परपरागण में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। तो एक तरफ आपका स्वपरागण होगा और दूसरी तरफ परपरागण होगा। तो स्वपरागण में लिखेंगे कि स्वपरागण में एक ही पौधे के नर और मादा जनन अंगों के बीच परागण होता है, और जबकि परपरागण में दो अलग अलग पौधों के जननांगों की बीच जो है परागण होता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं इसके अन्य अंतरों को। अगले जो अंतर हैं, दूसरा होगा कि स्वपरागण में किसी भी परागण माध्यम की जो है ज़रूरत नहीं होती है, परंतु जो है
पर परागण में पशु पक्षी और कीटों जैसे परागण माध्यम शामिल होते हैं। तीसरा आपका अंतर होगा, स्वपरागण में आनुवंशिकी एक रूपता में बढ़ती है, जबकि पर परागण में आनुवंशिकता जो है भिन्नता में बढ़ती है। चौथा पॉइंट आपका बनेगा, स्वपरागण फूलों के बंद होने पर भी हो सकता है, जबकि पर परागण में फूल खुला होना जरूरी रहता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इसके अंतरों का तो ले सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मिश्रण को परिभाषित करते हुए इसके गुणों पर संक्षेप जो है आपको प्रकाश डालना है। तो बता दें आपकी हेडिंग पड़ेगी मिश्रण। तो बता दें जब दो या दो से अधिक यौगिक या तत्वों को मिलाया जाता है तो उससे जो पदार्थ बनता है उसे जो है मिश्रण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और मिश्रण के गुण निम्नलिखित हैं। तो आपका जो है पहला पॉइंट बनेगा, मिश्रण में पदार्थ रासायनिक रूप से नहीं जुड़े होते हैं। दूसरा आपका पॉइंट बनेगा, मिश्रण के घटक अपनी पहचान और गुण बनाए रखते हैं। तीसरा आपका पॉइंट बनेगा, मिश्रण के पदार्थों का अनुपात अनिश्चित होता है। चौथा आपका पॉइंट बनेगा, मिश्रण के मौजूद पदार्थों की विशेषताएं मिश्रण के क्वथनांक और गलनांक को निर्धारित करती हैं। पांचवा आपका पॉइंट बनेगा, मिश्रण के जो है निर्माण के दौरान ऊर्जा में कोई बदलाव नहीं होता है। छठा आपका पॉइंट बनेगा, मिश्रण के पदार्थों की सभी अवस्थाएं जो है शामिल हो सकती हैं, जैसे कि ठोस, द्रव, गैस। और सातवां आपका पॉइंट बनेगा, मिश्रण में धुले पदार्थों को अलग करने के लिए भौतिक विधि का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो नोट डाउन कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि घूर्णन गति किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। तो आपको बताना है कि घूर्णन गति किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको बताना है। तो बता दें घूर्णन गति आपकी हेडिंग पड़ेगी। तो जब कोई वस्तु किसी स्थिर अक्ष के चारों ओर घूमती है तो उसे जो है घूर्णन गति कहते हैं। उदाहरण के तौर पे देखें, पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमना, बिजली के पंखे की गति, ये सारी की सारी घूर्णन गति के उदाहरण हो सकते हैं। और जब कोई वस्तु किसी स्थिर अक्ष पर अपने चारों ओर घूमती है तो उसे जो है घूर्णन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मुकुलन से क्या आशय है, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। तो आपसे पूछा है कि मुकुलन जो है क्या होता है, तो आपकी हेडिंग पड़ेगी मुकुलन। और बता दें एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन जिसमें एक छोटे से मुकुलन अर्थात कली के जो है एक संतति जीव बनती है, जैसे हाइड्रा। पुनर्जनन की क्षमता रखने वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुंदन के लिए करता है। इसकी अन्य परिभाषा देख लेते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा, किसी जीव के शरीर के बाहरी सतह की कोशिकाओं में जो है समसूत्री विभाजन से एक उभार जो है बनता है, जिसे मुकुलन कहते हैं। मुकुलन निर्माण द्वारा अलैंगिक जनन की विधि मुकुलन कहलाती है। मुकुलन जो है विकसित होकर के एक पूर्ण जीवन जो है बनाता है, जैसे ईस्ट, हाइड्रा इत्यादि। ठीक है दोस्तों, आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे। अब दोस्तों हम आ चुके हैं अगले नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे। तो क्वेश्चन है कि गति किसे कहते हैं, गति के प्रकार लिखिए। तो बता दें किसी भी दिशा में वस्तु की स्थिति बदलने को गति कहा जाता है, अर्थात समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसे ही गति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए जान लेते हैं गति के प्रकार। तो गति के प्रकार 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, आपका एक समान गति, दूसरा जो है परिवर्तनीय गति, तीसरा जो है आपका औसत गति और चौथा जो है तात्कालिक गति। अब आइए एक एक करके इनको जान लेते हैं। तो आपका हेडिंग पड़ेगी पहली, एक समान गति। तो बता दें एक वस्तु को समान गति में तब कहा जाता है जब वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी जो है तय करती है, तो उसे जो है एक समान गति कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला जो है आपकी दूसरी
परिवर्तनीय गति। तो बता दें एक वस्तु को परिवर्तनीय गति में तब कहा जाता है जब वस्तु समय के समान अंतराल में एक अलग जो है दूरी तय करती है, तो उसे जो है परिवर्तनीय गति कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं अगली गति, तीसरी वाली औसत गति। तो बता दें औसत गति को एक समान गति के रूप में परिभाषित किया जाता है जो वस्तु द्वारा यात्रा की गई कुल दूरी तथा वस्तु द्वारा यात्रा की गई कुल समय के अनुपात को औसत दूरी कहते हैं। कहने का मतलब औसत गति बराबर होता है कुल दूरी बटे में कुल समय। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं चौथी दूरी को। तो आपकी चौथी दूरी है तात्कालिक गति। तो बता दें जब कोई वस्तु परिवर्तनीय गति के साथ आगे बढ़ रही होती है तो किसी भी क्षण में उस वस्तु की गति को तात्कालिक गति के रूप में जो है जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि जरायुज और अंडायुज में अंतर है। तो बताइए दोस्तों जरायुज और अंडायुज में अंतर क्या है। तो बता दें ये शिशुओं को जन्म देते हैं। कौन दोस्तों? जरायुज जो है शिशुओं को जन्म देते हैं। निषेचन अंडे में जो है कवक नहीं होता है। इनमें जो है मादा जनक शरीर के भीतर शिशु का विकास होता है। जैसे बिच्छू के जीवित रहने के आसार ज़्यादा होते हैं क्योंकि वह मादा जनक शरीर के भीतर पूरी देखभाल में जो है वृद्धि करता है। इसमें जो है स्तनधारी सभी आते हैं और मनुष्य, पशु इत्यादि आते हैं। कहने का मतलब जरायुज में ऐसे जीव आते हैं जो शिशुओं को जन्म देते हैं, वो जो है जरायुज के अंतर्गत आते हैं। इसमें सभी स्तनधारी यानी कि जो स्तनधारी जंतु होते हैं और मनुष्य, पशु पक्षी इत्यादि आते हैं। जो पक्षी जो है शिशु अर्थात बच्चे को जन्म देते हैं वे सारे के सारे पक्षी भी इसके अंतर्गत आते हैं। अब बात करें अंडायुज की, तो ये जो है निषेचित या अनिषेचित अंडे होते हैं। इनके अंडे कैल्शियम युक्त कवक से ढके होते हैं। शिशु के जीवित रहने के आसार कम होते हैं क्योंकि मादा शरीर के बाहर अंडे देती है, वहीं युग्मनज का विकास होता है। जैसे इसमें जो है सारे जो है सरीसृप और पक्षी वर्ग आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां प्रायः नुकीली क्यों होती हैं? इन पौधों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो आपको बताना है कि मरुस्थलीय पौधों की जो है पत्तियां प्रायः नुकीली क्यों होती हैं, इनकी जो है मुख्य विशेषताएं बताना है। तो बता दें मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां जो है प्रायः नुकीली या कांटेदार होती हैं क्योंकि इनकी जड़ों की यह विशेषता होती है कि वे पौधे के लिए जल भरण का कार्य करती हैं। यही कारण है कि मरुस्थलीय क्षेत्र में जल का स्तर अत्यधिक नीचे होने के कारण जल की खोज में काफ़ी नीचे तक जो है इसका स्तर पहुंच जाता है। और जो है मरुस्थलीय क्षेत्र में वार्षिक वर्षा लगभग नगण्य होने के कारण जल का स्तर बहुत नीचे रहता है, जिसके वहाँ पर कम पानी सोखने वाले पौधे ही उगते हैं तथा उनकी पत्तियां जो है कटीली और नुकीली द्वार होती हैं। उदाहरण के तौर पे देखें नागफनी, खेजड़ी, यूर्बुयन और एक्सिया कैजुराइना आदि जो है पौधे वहाँ पर उगते हैं। अब आइए जान लेते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी विशेषताएं। तो बता दें मरुस्थलीय पौधे कम पानी में जीवित रह सकते हैं। इनकी पत्तियों में जो है रंध्र पाए जाते हैं जिससे वाष्पोत्सर्जन जो है कम होता है ताकि पादप जल संरक्षण कर लंबे समय तक वे क्या करें, जीवित रहे। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है पुष्प के कितने भाग होते हैं, प्रत्येक का नाम लिखिए। तो बता दें पुष्प के निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला आपका बाह्य दल, दूसरा दल, तीसरा आपका पुंकेसर और चौथा जो है स्त्री केसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो आइए इनको जो है एक एक करके जान लेते हैं। पहला आपका बाह्य दल हेडिंग पड़ेगी। तो बता दें फूल में यह पत्तों का बाह्य दल होता है। यह जो है सामान्य हरे होते हैं।
तथा फूल के अंदर वाले भाग की जो है रक्षा करते हैं। इन्हें हरी पत्तियां भी कहते हैं। बाह्यदल के जो है वर्षा तथा धूप से पुष्प की सुरक्षा करते हैं। दूसरा आपका था जो है दल, जिसे आप पंखुड़ी के नाम से जानते हैं। तो बता दें यह फूल में पत्तियों का दूसरा चक्र होता है। यह जो है बाह्यदल चक्र के भीतर या ऊपर रंगीन पात्रों का एक चक्र होता है। इन रंगीन पात्रों को दल या पंखुड़ी कहते हैं तथा यह कीटों को आकर्षित करती हैं तथा परागण में जो है सहायक होती हैं। ठीक है दोस्तों, आइए जान लेते हैं इसके अन्य भाग को। तो पुष्प का अगला भाग है पुंकेसर। तो आइए जान लेते हैं पुंकेसर के बारे में। तो यह पुष्प का तीसरा चक्र एवं नर भाग होता है। ठीक है दोस्तों, इसकी लंबी लंबी रचना होती है जिसे पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर जो है पुष्प का वास्तविक नर जनन भाग होता है। ठीक है दोस्तों, अब आइए जान लेते हैं पुष्प का जो है चौथा भाग। अगला इसका पुष्प का भाग है स्त्री केसर। तो यह जो है फूल का मादा जनन अंग है। स्त्री केसर मुख्य 3 भागों का बना होता है। आधार का उभरा हुआ भाग अंडाशय होता है, मध्य का लंबा भाग वर्तिका होता है तथा शीर्ष का भाग वर्तिकाग्र कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इतना इसमें लिख देंगे तो पर्याप्त है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन से तंबाकू के सेवन से होने वाली 2 हानियां लिखिए। तो आपको बताना है कि तंबाकू के सेवन से होने वाली हानियों के बारे में आपको बताना है। तो बता दें आपकी हेडिंग पड़ेगी तंबाकू के सेवन से होने वाली हानियां निम्नलिखित हैं। पहला आपका तंबाकू के लगातार सेवन से मुंह, जीभ, गले व फेफड़े आदि का जो है कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा जो है आपका पॉइंट है गर्भवती महिलाओं द्वारा तंबाकू का सेवन करने पर भ्रूण विकास की गति मंद पड़ जाती है। अगला आपका तीसरा पॉइंट बनेगा कि तंबाकू में पाए जाने वाले निकोटीन धमनियों की दीवारों को मोटा कर देती है, जिससे रक्तदाब अर्थात बीपी, हृदय कंपन की दर जो है बढ़ जाती है। और अगला है सिगरेट के धुएं से में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड लाल रुधिर कणिकाओं को जो है नष्ट कर रुधिर की ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता को कम कर देता है। यही जो है तंबाकू के सेवन से होने वाले हानियां हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मृतिका किसे कहते हैं, इसमें किस प्रकार की हड्डी मिट्टी उपयोग में लाई जाती है। तो आपसे पूछा है कि मृतिका किसे कहते हैं, इसमें जो है किस प्रकार की मिट्टी का उपयोग किया जाता है। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी दोस्तों मृतिका। तो मृतिका एक व्यापक शब्द है। प्रायः माइक्रोन से छोटे व्यास वाले कणों वाले अवसादी शैलों को मृतिका कहते हैं। और ये जो है 4 प्रकार की होती है। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी। यही जो है 4 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि पर परागण के 2 लाभ लिखिए। तो आपसे पूछा है कि पर परागण के 2 लाभ आपको लिखना है। तो बता दें पर परागण के 2 लाभ निम्नलिखित हैं। आपकी हेडिंग पड़ेगी। तो पहला जो है आपका पर परागण में से नई प्रजाति उत्पन्न होती है। दूसरा आपका है पर परागण से उत्पन्न बीजों से बने पौधे मजबूत तथा स्वस्थ होते हैं। तीसरा आपका है पर परागण से बीज अधिक संख्या में बनते हैं। और अगला है आपका पर परागण से फल अधिक संख्या में जो है बनते हैं। ठीक है, यही जो है पर परागण के लाभ होते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यहीं तक का जो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। इसमें जो है हमने 2021 से लेकर के 2024 तक के माफ़ करिएगा 2020 से लेकर के 2024 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्नों को विज्ञान के हमने कवर किया है। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।